ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज मोस्ट लाइकली टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम। लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस भी कर रही हो तो देखिए उसको लॉस तो हो रहा होगा लेकिन कैश फ्लो प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि उसे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाएगी, ग्रांट मिल जाएगी, डोनेशन या जो भी कंट्रीब्यूशन या बजट के अंदर उसको हिस्सा मिलना है वो मिल जाएगा। तो फॉर दैट रीज़न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग भी हों, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान रेलवे है, PIA है, ये कंटिन्यूसली लॉस में, बट स्टिल ये इतने ज़्यादा कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस नहीं करते, अल्टीमेटली सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। A company which has recently sold part of its operations so as to concentrate on its core areas। तो जिस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस के अभी कुछ हिस्सा बेचा है तो इट वुड हैव अ लॉट ऑफ कैश फ्रॉम दैट सेल, और वो कोर एरिया पे फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोर एरिया तो पहले से ही उनके पास चल रहा है, तो उसके अंदर उनके पास अच्छे कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो दैट्स नॉट एन आंसर एज वेल। अ रीजनेबली प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान। तो प्रॉफिटेबल भी है, लंबे अरसे से काम भी कर रही है, कोई एक्सपेंशन के प्लान्स भी नहीं है, यानी जितना लेवल है उसी पे चल रहे हैं। तो दे माइट बी जस्ट गोइंग वेल, नॉट एटलीस्ट इफ नॉट सो गुड देन नॉट सो बैड। फिर है जी, अ प्रॉफिटेबल रिटेलर अबाउट टू एम्बार्क ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान। तो जब आप एक्सपेंशंस करते हैं तो इट गेट्स लॉट ऑफ योर कैश आउटफ्लोज, और रिटेलर बेशक प्रॉफिटेबल भी है तो वो शायद क्रेडिट पर रिटेल कर रहा हो, और फॉर दैट रीज़न उसका जो कैश आउटफ्लो है वो इतना ज़्यादा ना हो। और फिर खासतौर पे जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो आपको नॉन करंट एसेट भी खरीदने होते हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर भी इन्वेस्ट करना होता है। तो ये कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट इनमें से किसी के लिए हो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस इस प्रॉफिटेबल रिटेलर के हैं। ये क्वेश्चन असल में इस बात पे फोकस कर रहा है कि प्रॉफिट और कैश में क्या फ़र्क होता है। तो प्रॉफिट होने का ये मतलब नहीं है कि आपके कैश फ्लोज भी बहुत ज़्यादा हों। A plant has a carrying amount of 1.5 million. As at 31st December 2019, its fair value is rupees 900,000 and cost of disposal are estimated at rupees 50,000. तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दी हुई है। अ न्यू प्लांट वुड कॉस्ट 2.5 मिलियन, ये करंट कॉस्ट है, ये इम्पेयरमेंट में तो रेलिवेंट नहीं होती। कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट फॉर द नेक्स्ट 4 years आर estimated at 350,000 per annum. Applicable discount rate is 10%. So simply requirement क्या है कि what is the approximate impairment loss on the plant to be recognized in the financial statement as at 31st December 2019. सो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमें रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है और उसे फिर कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। सो लेट्स जस्ट इलस्ट्रेट द कैलकुलेशन। सो 900,000 की फेयर वैल्यू, 50,000 की कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। इससे हमारे पास 850,000 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। उसके बाद वैल्यू इन यूज़ में कैश फ्लोज गिवन है और 4 year की बेस पे डिस्काउंट फैक्टर हमने ले लिया, विच इज़ 3.17, राउंड ऑफ करके 3.1699 आता है। तो उससे हमारे पास वैल्यू इन यूज़ आ गई 1109,500। डिस्काउंट फैक्टर अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेटर पे ऐसे कैलकुलेट हो सकता है। इन दोनों फिगर में से जो हायर फिगर है दैट इज़ रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही है। कितने से एक्सीड कर रही है? 390,500। क्वेश्चन ने एग्जैक्ट इंपेयरमेंट लॉस नहीं पूछा, अप्रॉक्सीमेट पूछा है, और जो क्लोजेस्ट आंसर है हमारे पास वो 390,000। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन अर्निंग अकाउंट इंडिकेट्स दैट द कंपनी हैज़ रिटेन अर्निंग अकाउंट में बेसिकली प्रॉफिट्स ऐड हो रहे होते हैं, और अगर इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। इसका बैलेंस डेबिट होने का मतलब होगा कि कंपनी के पास लॉसेज हैं, तो इट मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉसेज। अब जो बाकी मैटर्स हैं उनको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी, कि मेड मोर डिविडेंड पेमेंट्स देन द प्रॉफिट अर्न। तो ये नहीं हो सकता।
डिविडेंड प्रॉफिट में से ही देना होता है। आपके पास अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते, तो प्रॉफिट से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। रिडीम्ड सम ऑफ इट शेयर कैपिटल रिडीम करने से यू गेट कैश डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो इससे रिटेन अर्निंग पे फर्क नहीं पड़ता। इशूड बोनस शेयर रिटेन अर्निंग से इशू हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिटेन अर्निंग को जीरो कर सकते हैं, नेगेटिव में नहीं लेकर जा सकते, तो बैलेंस डेबिट नहीं होगा इनकी वजह से। तो बैलेंस डेबिट मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो बोनस शेयर से रिटेन अर्निंग रिड्यूस तो हो सकती है, लेकिन बिलो जीरो जो है नहीं जा सकती ड्यू टू बोनस शेयर। द करेक्ट काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज incurred during the commercial production due to underutilization of the plant would be 2। उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? अब होता है ये बेसिकली, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप कोई नया नया प्लांट लगाते हैं तो शुरू में आपके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं होते कि आप फुल टाइम प्लांट को यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम में ये हो रहा होता है कि आपकी सेल्स की से जो इनकम आ रही होती है वो कम हो रही होती है, और प्लांट को ऑपरेट करने पे जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं शुरू में, स्पेशली ये अक्सर हो जाता है। फिर जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बिल्ड होता है तो उसमें ये होता है कि आपकी सेल्स बढ़ती जाती है, और कॉस्ट उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती, क्योंकि मोस्टली कॉस्ट फिक्स नेचर की होती है, तो उस पर फिर आपको प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इनिशियली अक्सर बिजनेसेस को ये लॉस बियर करना पड़ता है कि जब तक उनका एसेट प्रॉपर्ली फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा था, इसको इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कहते हैं। और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को स्पेसिफिकली आई 16 ने डिस्कस किया है कि इनको आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि इनको आप प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करेंगे। कैपिटलाइज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक दो डिफरेंट कंपनीज अगर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर करती हैं, कम करती है, ज़्यादा करती है, तो इससे एसेट की जो है ना आप देखें तो वैल्यू नहीं बढ़ती। तो एसेट के अंदर इसको कैपिटलाइज करना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस डू नॉट क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नेसेसरली, तो इस वजह से इसको आप एसेट के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। सो चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज करेक्ट। कैपिटलाइज नहीं कर सकते, डेफर भी नहीं कर सकते, रिटेन अर्निंग को भी चार्ज नहीं कर सकते। यू हैव टू चार्ज इट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। A manufacturing company has 4 types of cost identified as A, B, C, D, जो यहाँ पे ये दी हुई हैं। The total cost of each type at 2 different production level is, तो 100 यूनिट्स के हिसाब से दिया हुआ है और 150 यूनिट्स के साथ। तो पूछा हुआ ये है कि विच 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल। तो इनको हम चेक कर लेते हैं जी पर यूनिट के हिसाब से, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉस्ट वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है। तो हमने 100 यूनिट्स की बेस पर सारी कॉस्ट निकालनी, तो रिस्पेक्टिवली दीज आर 15, 18, 20 एंड 30। अब 150 यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? तो हमारे पास ये अमाउंट्स आ रही हैं 15, 16, 20 एंड 28। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ए एंड सी में कोई चेंज नहीं आया, ये वेरिएबल है, यानी ये पर यूनिट सेम कॉस्ट चल रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जबकि बी और डी जो है ये डिक्लाइन हो रहा है। तो जैसे जैसे आप कहते हैं कि कुछ कॉस्ट फिक्स थी, तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गई थोड़ी सी, जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाई। तो बी एंड डी इज आर आंसर। इन measuring value in use, the discount rate used for discounting the cash flow should be the pre-tax rate. Yes. तो पहली बात ये कि प्री टैक्स होना चाहिए, तो हमने 3 ऑप्शन अभी भी इस हिसाब से ठीक है, आगे पढ़ना पड़ेगा। दैट रिफ्लेक्ट द मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
सो मार्केट असेसमेंट को फोकस करता हो एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट। सो जिसमें ये तीनों बातें ठीक हैं वो स्टेटमेंट नंबर ए है, इट वुड बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 years, तो ये टेंजिबल आइटम है और अभी यूज़ नहीं भी हो रहा, तो हेल्ड फॉर यूज़ तो यही है कि जी ये बिजनेस में यूज़ होगा और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड भी है, तो ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, तो चाहे लैंड और वो अगर हेल्ड फॉर रीसेल है तो वो तो फिर इन्वेंट्री बन जाती है, उस पर IS2 इन्वेंट्रीज अप्लाई होगा, यही हमारा आंसर है। बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स, तो ये भी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स, तो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो 3 पर्पजेज़ को कवर करता है, टू बी यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड फॉर रेंटल टू अदर्स, एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़। तो ये बाकी जो तीनों हैं ये IS16 में फॉल करते हैं, ओनली बी ऑप्शन इज सच दैट रिलेट्स टू इन्वेंट्रीज IS2, तो बी इज ऑप्शन। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड, तो कब सस्पेंड करना चाहिए, तो ऐसे एक्सटेंडेड पीरियड में बेसिकली इसको सस्पेंड करना चाहिए जब क्वालिफाइंग एसेट की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है, सस्पेंड हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। तो आंसर देख लेते हैं। When substantially all the activities necessary to prepare a qualifying asset for its intended use or sale are complete, यहाँ पे सस्पेंडेड नहीं, यहाँ तो सेजेशन होता है, यानी कैपिटलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। सस्पेंड का मतलब है टेम्परेली सस्पेंड। ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जब नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है तो उसको सस्पेंशन कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज इंटरप्टेड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो सी वुड बी करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल, share your feedback in the comments below.